गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक हेल्प चाहिए था सर। क्या हेल्प चाहिए? सर आज मेरा और सर सचिन राज का सर क्लास का सर अटेंडेंस बना दीजिएगा, क्योंकि सर अभी फिलहाल हम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, किसका? व्हाट्सएप कर देना। ओके सर, जैसे देख लीजिए। आइए सर सचिन। माइक सभी लोग ऑफ कर लो। तो ध्यान देंगे, आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है 5th सेमेस्टर का, जिसमें मैं आपको VB.NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, जो बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। और अभी तक आप इस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा, जैसा कि अब मैं बता दूं कि अभी तक आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हो, सी प्रोग्रामिंग पढ़े हो, पाइथन पढ़े हो, जावा पढ़ चुके हो। ठीक है, और C++ पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, आपके पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन अभी तक आप विंडो प्रोग्रामिंग आप नहीं पढ़े हो। ठीक है, अभी तक अगर मैं बात करूं, जो जावा का जो सिलेबस था वो कोर जावा का ही सिलेबस आपने पढ़ा। पाइथन का जो सिलेबस था वो कोर पाइथन ही आपने पढ़ा। एडवांस पाइथन नहीं पढ़ा, जिसमें आप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन पाइथन में बना सके, जावा में बना सके। ठीक है, तो VB.NET जो है वो तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा ही, जैसे जो आप C++ जावा में जिस तरह से आप प्रोग्रामिंग करते थे। लेकिन VB.NET को हम लोग जानते हैं विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के लिए VB.NET ठीक है काफी पॉपुलर है। ठीक है, और इसको आप इस तरह से आप पढ़िए कि हमारा जो आपका फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट हो वो .NET बेस्ड हो। ठीक है, फाइनल ईयर में इस बार जो प्रोजेक्ट हम PHP पे नहीं बनवाएंगे। मेरा जो भी प्रोजेक्ट होगा .NET पे होगा, जावा पे होगा, पाइथन पे होगा। ठीक है, क्योंकि आप 4th सेमेस्टर में ऑलरेडी एड ऑन में आप पढ़ चुके हैं। मैंने प्रोजेक्ट पे भी टास्क दिया है, वो प्रोजेक्ट में भी कंप्लीट हुआ कि नहीं, जो आप लोग मैंने अलॉट किया था आप लोग काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वही प्रोजेक्ट आप 6th सेमेस्टर फाइनल में देंगे। फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट आपका PHP पे नहीं होगा, आज ही मैं अनाउंस कर दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट जो होगा वो VB.NET में होगा। वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना होगा तो ASP.NET में होगा, VB.NET यूज करके। ठीक है, या जावा में होगा। ठीक है, जावा में अगर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन ही बनाना चाहते हैं तो JSP आप यूज करोगे। ठीक है, और थर्ड पाइथन में बनाओगे। ठीक है, अगर आप एंड्रॉयड जानते हैं तो एंड्रॉयड में भी आप बना सकते हैं, PHP में नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि VB.NET का ओवरव्यू। VB.NEट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या खासियत है, किस तरह से अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, VB.NEट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मालूम भी होगा कि VB.NEट ठीक है किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, राइट। मैं बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले जिस समय C++ यूज हो रहा था, ठीक है, उस समय कोई भी विंडो एप्लीकेशन बनाने के लिए कोई भी प्रोफेशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में नहीं आया था। लोग C++ में ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, C++। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाया, विजुअल बेसिक। कौन सा लाया? विजुअल बेसिक। ठीक है, जो मतलब वो प्रोफेशनल और पॉपुलर वो बन गया। जितने भी C++ के एप्लीकेशन प्रोग्रामर थे
सब स्वैप होकर आने लगे आपका, ठीक है, विजुअल बेसिक में, ठीक है, जिसको विजुअल बेसिक 6.0। तो जैसे ही VB पॉपुलर हुआ मार्केट में, वो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया। उसके बाद मार्केट में आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, मार्केट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया जावा। मार्केट में क्या आ गया? जावा। तो जावा इतना पॉपुलर हुआ, जावा हमारा इतना पॉपुलर हुआ कि जो भी VB के जो प्रोग्रामर थे, ठीक है, वो स्वैप होकर जावा में आने लगे, ठीक है। अब उस समय माइक्रोसॉफ्ट को बहुत ही लॉस हुआ। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि मुझे जावा के टक्कर में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाना होगा, ठीक है। तो उसने 2000 ईस्वी में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया .NET, ठीक है। 2000 ईस्वी में .NET को लाया गया। और .NEट एक फ्रेमवर्क है। .NEट इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। .NEट एक क्या है? फ्रेमवर्क है। और उस फ्रेमवर्क में बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो .NEट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है, जैसे VB.NET है, C#.NET है, ASP.NET है, F# है, ठीक है, J# था, ठीक है, विजुअल C++.NET है, ठीक है। .NEट लगभग 40 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, मल्टी लैंग्वेज सपोर्टेड है, 40 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। लेकिन .NET का जो 3 पार्ट हुआ वो बहुत ही पॉपुलर हुआ। VB.NET, C#.NET, ठीक है, और विजुअल C++.NET, ठीक है। ये तीनों के अलावे, ठीक है, आपको एक टर्म है ASP.NET। आप VB.NET में केवल विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन कहने का मतलब एक डेस्कटॉप पे आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना, तो VB.NET, C#.NEट, विजुअल C++.NET में नहीं बना सकते। वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको इसी .NET का क्या यूज करना होगा? ASP.NEट, एक्टिव सर्वर पेज, ASP.NEट यूज करना होगा। और ASP.NEट तभी आप पढ़ सकते हो जब पहले से आप VB.NEट जानते हैं, या C#.NEट जानते हैं, या विजुअल C++.NEट जानते हैं। ASP.NEट जब यूज करोगे तो उसमें VB.NEट का कोडिंग यूज होगा, या C#.NEट का कोडिंग यूज होगा, या विजुअल C++.NEट का कोडिंग यूज होगा। आप कभी भी जॉब वैकेंसी आप देखते होंगे तो वहां पर पूछता है ASP.NET विथ C#.NEट, ASP.NEट विथ VB.NEट। मार्केट का जो ट्रेड कहता है ASP.NEट विथ C#। तो C# या .NEट का मतलब जैसे सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है आपका C#। VB.NEट से अगर हम उसका पॉइंट देना चाहेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा देंगे, लेकिन VB.NEट पे भी काफी जॉब है। आप VB.NEट पढ़ो तो खुद से आप C#.NEट जान जाओगे, C#.NEट जानो तो आप खुद से VB.NEट जान जाओ। काम करने का तरीका वही है। जो C++ जावा प्रोग्रामर्स हैं वो VB.NEट के जगह पे C#.NEट को यूज करना आसान समझते हैं, ठीक है। VB.NEट में क्या है कि अगर आप विजुअल बेसिक 6.0 पढ़े हो, ठीक है, तो आपके लिए वो आसान है क्योंकि उससे सिंटेक्स मिलता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको VB.NEट या C#.NEट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। काम करने का तरीका वही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम VB.NEट को स्टार्ट करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे व्हाट इज .NEट। तब आते हैं VB.NEट पे। व्हाट इज .NEट, .NEट क्या है, ठीक है। .NEट के क्लास लाइब्रेरी के बारे में जानना होगा, ठीक है। और .NEट में जो भी हम लोग एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कराएंगे, चाहे वो VB.NEट का हो, C#.NEट का हो, ASP.NEट का हो, ठीक है, वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, यानी .NEट टर्मिनोलॉजी।
.NET टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ऑलरेडी आपके जो सीनियर को पढ़ाए थे वो ऑलरेडी AKU 5 मुझे फिर से आपका नया फोल्डर में बनाऊंगा। AKU 5 जो है आपका, जैसे याद कीजिए PHP और वो सब आपका AKU 3 बैच 1 आपके बैच का है, AKU 3 बैच 2, ठीक है, मैंने जो बनाया था। AKU 4 में जो स्विंग एक दिन पढ़ाया था। AKU 5 ये VB.NET है यहाँ पे। इसमें उससे रिलेटेड जो भी मैंने नोट्स शेयर किया था वो सारा नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर से मुझे नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, बस आपको मेहनत करने का जरूरत, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीज तो है ही, लेकिन जो भी मैं प्रोग्राम बनाऊंगा वो अब एक नया फोल्डर मेरा रहेगा, उसी फोल्डर में हम हमेशा प्रोग्राम को सेव करते जाएंगे। AKU 5 से, ठीक है, यही फोल्डर है, इसी फोल्डर में हम लोग, ठीक है, यूज करेंगे। तो मुझे ऑलरेडी मैंने फाइल को ओपन कर लिया है, इस फाइल से मुझे पढ़ाना है। तो एक चीज और, .NET प्रोग्रामिंग आज भर तो मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपके लैपटॉप पे VB.NET के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको चाहिए विजुअल स्टूडियो, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो, ठीक है, 2019 आपको इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। विजुअल स्टूडियो 19 आपको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। वो बहुत ही आसान है, ठीक है। हो सकता है कि मैं आपके ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा, या आप विजुअल स्टूडियो 19 डाउनलोड करोगे तो खुद आ जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि उसको इंस्टॉल करने में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, या फिर आप यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हैं, 19 को कैसे इंस्टॉल करना है आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा। मुझे चाहिए 19, ठीक है, 2019 आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरे में 2019 भी है और मैं लोअर वर्जन 10 भी रखा है, ठीक है। 19 के लिए हर चीज करेंट सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास दोनों है, लेकिन आप 19 इंस्टॉल करोगे। एक तरफ मैं आपको सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करके भी दिखा दूंगा। मेरा लैपटॉप स्लो है इसलिए पहले से मैं स्टार्ट कर देता हूं यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट, और दो चीज अभी तो नहीं, SQL सर्वर भी इंस्टॉल करना होगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर जब हम, वो तो लास्ट का चीज है, जब मैं आपको VB.NET का कनेक्टिविटी SQL सर्वर से बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पे आप SQL सर्वर, ठीक है, 8 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, 12 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या लेटेस्ट जो ये पहले से इंस्टॉल है तो इसी पे मैं बता देता हूँ, ठीक है।
तो आप इंस्टॉल कर लोगे SQL सर्वर। यही पुराना वाला सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0, जो PPU में अभी पढ़ना है VB 6.0 थर्ड ईयर में, ठीक है। लेकिन आपको तो पढ़ना है VB.NET। ये आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010, ठीक है। मे बी 19 है कि नहीं, 19 भी है, देखो यहाँ पे है ना। तो मैं 19 ही मैं स्टार्ट करता हूँ। ये 19 है, विजुअल स्टूडियो 19, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अभी स्टार्ट होगा 5-10 मिनट। लैपटॉप स्लो है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले जो ये PDF है उसको देखते हैं। आइए .NET के बारे में, .NET टर्मिनोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज .NET? व्हाट इज .NET? तो .NET का सबसे पहले फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी ना, नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी। कोई भी अगर कहे कि क्या .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नहीं, .NEट इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। .NEट तो एक फ्रेमवर्क है, .NEट एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क में बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस फ्रेमवर्क बेस्ड है, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि बूटस्ट्रैप इज ए फ्रेमवर्क, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का टेम्पलेट बनाने के लिए बूटस्ट्रैप। अगर अपना टेम्पलेट डिजाइन करना है तो बिना बूटस्ट्रैप का तुम डिजाइन नहीं कर सकते हो, प्रोफेशनल लुक, ठीक है। दो ही ऑप्शन है, या तुम बने बनाए हुए टेम्पलेट पे वर्क करो, ठीक है। इसलिए मैं इस बार प्रोजेक्ट अलाउ नहीं कर रहा हूं टेम्पलेट में, क्योंकि बच्चे लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं और टेम्पलेट को कहीं से डाउनलोड कर लेंगे और उसमें PHP बैकएंड का कोडिंग कर लेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? नेट पे तो बहुत सारा टेम्पलेट अवेलेबल है। हाँ हाँ, वो कंटेंट सही था, कंटेंट्स बिल्कुल जितना रखा है वो सही है, जितना उस पर वर्क किया है, ठीक है। लेकिन अगर खुद से वो टेम्पलेट अगर आप डिजाइन कर लेते हैं बूटस्ट्रैप यूज करके, ये सब मेहनत करके, तब वो आपके आपके वर्क पे ना हम मार्क्स देंगे। और टॉप प्रोजेक्ट किसको रखा गया? जावा, वो खुद से बनाया था शुरू से मेहनत करके हर चीज डिजाइनिंग, ठीक है। जावा का जो प्रोजेक्ट था, नेट पे देखे हैं जावा वाला जिसको टॉप, उस पे तो फेसबुक पे भी डाला हुआ है, ठीक है। वो मेहनत किया था, तो इसलिए ठीक है इस बार हम PHP, जावा वाला ज्यादा इंटरेक्टिव लग रहा है। हाँ जावा वाला ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से आप .NET में भी उतना ही अट्रैक्टिव का विंडो बेस्ड प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। मुझे कहीं पे भी इस बार कट कॉपी पेस्ट 6 सेमेस्टर में नहीं चाहिए। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जावा में प्रोजेक्ट का क्लास चलेगा, जावा में जावा का कॉन्सेप्ट बता देंगे, ठीक है। आप खुद से अभी से मेहनत करो, .NET में है बेबी .NET में प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। आपका ASP.NET एड ऑन स्टार्ट नहीं ना हुआ है, ASP.NET स्टार्ट होगा, ठीक है, मे बी 6 सेमेस्टर में, तो आप उस पे करोगे, लेकिन वो PHP वाला काम नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप बूटस्ट्रैप का अच्छा कॉन्सेप्ट, बूटस्ट्रैप का अच्छा कॉन्सेप्ट क्या, बूटस्ट्रैप का एक तरफ क्लास लाइब्रेरी खुला हुआ है नेट से, जहां जरूरी है उसको यूज करो। बूटस्ट्रैप यूज करना तो बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। तो मैंने बताया कि .NET कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्लियर लिखा हुआ है कि .NET इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज ए फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे .NET एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो VB.NET हो, C#.NET हो, ASP.NET हो, या विजुअल C++.NET हो, या F# हो। It is a product of Microsoft that was developed in 2000. 2000 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था इसको। It is used in the development of various kind of application.
डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। पहले हम दोनों चीज आपको पढ़ना है सिलेबस में। सिलेबस में पहले आपको बता देता हूं कि VB.NET में जो सिलेबस है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, दोनों पढ़ना है, कंसोल बेस्ड और विंडो बेस्ड, वेब बेस्ड नहीं पढ़ना है। अगर आप वेब बेस्ड बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको ASP.NET पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? ASP.NEट। तभी आप ASP.NET में VB.NET के कोडिंग को यूज करके वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। अब ये प्रश्न ये उठता है कि आपको जो एप्लीकेशन पढ़ना है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, जो पुराना वाला VB 6.0 है डज नॉट सपोर्ट कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, लेकिन VB.NET हमारा कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है? कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन किसको बोलेंगे बताइए? आप सी में भी, पाइथन में भी, जावा में भी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाए हो। दोज एप्लीकेशन व्हिच एग्जीक्यूट्स इन डॉस इन्वायरमेंट, वैसा एप्लीकेशन जो डॉस इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। सी का प्रोग्राम करते हो तो कंसोल खुलता है ना, ब्लैक कलर का। पाइथन का एग्जीक्यूट कराते हो तो ओपन होता है ना, ठीक है। जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते थे तो कंसोल ओपन होता था ना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंसोल बेस्ड। और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन कहने का मतलब कि उसका एक विंडो होगा, एक उसका आईडी होगा। कैसे? नेटबिन्स आप यूज किए हो ना, नेटबिन्स यूज किए हैं, इक्लिप्स यूज किए होंगे अगर जावा प्रोग्राम के लिए, तो आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक आईडी में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना, और वहां पर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाना, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, जो भी है बनाना, ठीक है, वो चीज। तो दो चीज पढ़ना है, राइट। तो कोई भी पूछेगा, अगर पूछ दिया कि व्हाट इज .NET, तो तुमको एक दो लाइन यही बोलना है कि .NET इज ए फ्रेमवर्क इन विच .NET एप्लीकेशंस आर एग्जीक्यूटेड, ठीक है। .NEट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिस फ्रेमवर्क में हम लोग .NEट एप्लीकेशन का प्रोग्राम वहीं पे लिखते हैं, ठीक है, वहीं पे कंपाइल एग्जीक्यूट कराते हैं, वहीं पे हर तरह का डिबगिंग करते हैं, जो .NEट प्रोवाइड करता है आईडी। उस आईडी, उस सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। अब उस माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ का प्रोग्राम, C#.NET का, F# का, C# का, ASP.NET का, XML का सारा प्रोग्राम उसी में। अलग से आपको कोई भी सॉफ्टवेयर टूल की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उसका नाम दे दिया गया विजुअल स्टूडियो ना। तो उसमें हम जो भी .NEट सपोर्ट करता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उस सभी का प्रोग्राम हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। जहां तक डिस्कस होगा मैं नोट शेयर कर दूंगा। आइए, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ .NEट। रिच फंक्शनलिटी, ठीक है, मतलब यहाँ पे रिच फंक्शनलिटी में है कि बहुत सारा इसका लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है, और बहुत सारा लाइब्रेरी फंक्शन के कारण इसका फंक्शनलिटी है .NEट का। .NEट का एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। रिच फंक्शनलिटी ऑफ लाइब्रेरी यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। इजी डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन, आप बहुत कोई भी एप्लीकेशन .NEट में, .NEट फ्रेमवर्क में कोई भी एप्लीकेशन आप इजी वे में, ठीक है, आप बना सकते हो, क्विकली आप डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक आईडी है, ठीक है। अब उस आईडी में है, बताओ, मैंने स्विंग का प्रोग्राम आपको जब एक दिन क्लास लिया था तो मैंने नोटपैड में लिखकर बताया था ना, लेकिन वही आप नेटबिन्स या इक्लिप्स यूज कर लोगे आईडी, तो वहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, जो जो कंपोनेंट चाहिए बस ड्रैग कीजिए और फॉर्म पे आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर है, ठीक है। उप सपोर्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का
अब तुम C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़े हो, पाइथन पढ़े हो, जावा पढ़े हो, तो क्या यहाँ पर रूप्स का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा। हाँ, सिंटेक्स केवल अलग होगा, ठीक है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, ठीक है, मल्टी लैंग्वेज बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मल्टी डिवाइस सपोर्ट। अब यहाँ पर है कि अब ऐसा नहीं है कि अब डॉटनेट फ्रेमवर्क जो जिस समय फ्रेमवर्क 1 आया था, 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, तो जो ओल्डेस्ट था वो केवल विंडो एप्लीकेशन के लिए ही, विंडो बेस्ड मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही वो काम करता था। लेकिन अब भी डॉटनेट का प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करा सकते हो। ऐसा नहीं कि हमारा यूनिक्स पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सभी पे एग्जीक्यूट करेगा, किसी भी डिवाइस ओएस पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट कहने का मतलब यहाँ पर है गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। गार्बेज कलेक्शन में क्या होता है कि एक टर्म होता है मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी डी एलोकेशन, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है मेमोरी एलोकेट होना, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट होना, वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होना, ठीक है, और क्लास के मेंबर के लिए मेमोरी एलोकेट होना, ठीक है। और जब जब मेमोरी एलोकेट होगा तो मेमोरी क्या होगा? डी एलोकेट होगा। जब मेमोरी एलोकेट होगा तो मेमोरी क्या होगा? डी एलोकेट होगा, मतलब मेमोरी रिलीज होगा, मेमोरी हमारा क्या होगा? फ्री होगा, राइट, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्शन क्या होता है? अगर कहा जाए कि गार्बेज कलेक्शन इज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक इन विच मेमोरी इज डीएलोकेटेड ऑटोमेटिकली। गार्बेज कलेक्शन एक ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें मेमोरी का डीएलोकेशन ऑटोमेटिकली होता है। क्या बताओ तो क्या C++ गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट करता है? यस और नो? C++ गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। मेमोरी एलोकेट करने के लिए आप सी में पढ़े होंगे मैलोक फंक्शन, कैलोक फंक्शन, रीएलोक फंक्शन, ठीक है। और मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए वहां हम लोग यूज करते थे फ्री फंक्शन। C++ भी गार्बेज कलेक्शन को सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि मेमोरी का डीएलोकेशन C++ में भी ऑटोमेटिक नहीं होता है। मेमोरी एलोकेट करने के लिए C++ में हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते थे। मेमोरी को डीएलोकेट करने के लिए डिलीट कीवर्ड यूज करते हैं। कौन सा कीवर्ड? डिलीट कीवर्ड। C++ में न्यू और डिलीट कीवर्ड होता है, राइट। और जावा में मेमोरी को एलोकेट करने के लिए न्यू कीवर्ड यूज करते हैं और मेमोरी का जो डी एलोकेशन होता है वो ऑटोमेटिकली होता है। यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? गार्बेज कलेक्शन कहलाता है। मेमोरी का डी एलोकेशन ऑटोमेटिकली होता है, वही कॉन्सेप्ट गार्बेज कलेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग XML सपोर्ट, ठीक है। XML को सपोर्ट करता है, ठीक है। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा को अगर ट्रांसफर करना हो तो वहां पे हम लोग XML का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इजी ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन, जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसको डिप्लॉयमेंट करोगे या कॉन्फ़िगर करोगे तो आसान है। सिक्योरिटी है, ठीक है। सिक्योरिटी बेस्ड डॉटनेट में हाई सिक्योरिटी है जैसे जावा में है, ठीक है। अगर कोई पूछे डॉटनेट का फीचर्स तो आप ये सब बता सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क, ठीक है। मैंने वो डॉटनेट के बारे में ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि कोई अगर पूछ दे कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क, वो चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन अगर डॉटनेट फ्रेमवर्क के बारे में अगर कोई पूछे लिखना हो एग्जाम में तो इसको ऐसे लिखना होगा, पढ़िए। The Microsoft.NET Framework is the new computing platform, ठीक है, from Microsoft designed to simplify the deployment for distributed environments such as Internet. The .NET Framework is composed of two main components, ठीक है। तो .NET Framework तो एक हमारा यहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें हम हर तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वेब बेस्ड है तो ऑलरेडी इंटरनेट पे यूज होगा ही, ठीक है।
अब कंसोल .NET बेस्ड framework- एप्लीकेशन का मतलब, क्या कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब सर? कौन पूछ रहे हो? अमन सर। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन तो मैंने बताया, क्या बताया, व्हाट इज कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन को कहते हैं जो डॉस इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट करता है। तुम C++ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराते हो टर्बो में या डेव C++ में या कोड ब्लॉक में, वेलकम टू सी या वेलकम टू C++, तो कंसोल ओपन होता है ना, यस सर। दैट इज कॉल्ड कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड एप्लीकेशन क्या डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड जावा में तब क्या पढ़े हो, जब हर चीज पढ़ाना, ये जावा इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होता है? क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, आज का कोर बैंकिंग क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। रेलवे का टिकट, फ्लाइट का टिकट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं से किसी ब्रांच से तुम्हारा पैसा जमा हो जाता है। एटीएम किसका एप्लीकेशन है? डिस्ट्रीब्यूटेड का है। यानी क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहते हैं, जो जावा में जेएसपी और सर्वर ईजेबी के थ्रू बनाया जाता है, इंटरप्राइजेज जावा भी। डॉटनेट फ्रेमवर्क का मेन दो पार्ट है यहाँ पर जो देख रहे हो, एक CLR, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CLR। ठीक है, आप याद कीजिए जावा में जावा प्रोग्राम को कौन एग्जीक्यूट करता है? JVM, वेरी गुड। JVM ही ना मेन कंट्रोलर है। उसी तरह से डॉटनेट में मेन कंट्रोलर कौन है? CLR। ठीक है, the CLR is the key component of .NET framework, key component. It is a common compiler for all Microsoft programming language, चाहे वो C# हो, ASP.NET हो, VB.NET हो, Visual C++.NET हो, ठीक है, सभी में आपका CLR ही काम करेगा। It compiles all Microsoft language to one machine language. ये सारे माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज को कंपाइल करके मशीन कोड में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। ठीक है, यहाँ वर्क आपका किसका है? CLR का यहाँ पे वर्क होता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ भी होगा CLR का डिफिनीशन। सेकेंड पॉइंट है यहाँ डॉटनेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। बहुत ह्यूज क्लास लाइब्रेरी है आपका डॉटनेट का। ठीक है, सबसे ज्यादा क्लास लाइब्रेरी है तो डॉटनेट का ही, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ठीक है, .NET Framework Class Library, a collection of ready-made reusable classes that work with the CLR. जितना भी रेडीमेड क्लास लाइब्रेरी रखा गया है, जैसे जावा में क्या होता था? पैकेज। क्लास लाइब्रेरी सारा कहाँ है जावा में? पैकेज में। ठीक है, उसी तरह से, ठीक है, यहाँ पे अब देखो, जैसे जावा का वर्जन बढ़ते गया, जावा में नंबर ऑफ पैकेज क्या होते गया? इंक्रीज करते गया। उसी तरह से जैसे ही फ्रेमवर्क का वर्जन, ठीक है, 1 .NET फ्रेमवर्क 1 2 3 4 5, तो इसमें भी क्लास लाइब्रेरी क्या होते गया? इंक्रीज होते गया। जैसे वहां पे क्लास को ऑर्गेनाइज करने के लिए जावा में हम लोग क्या यूज करते हैं? पैकेज। उसी तरह से डॉटनेट में क्या यूज होता है? नेम स्पेस। डॉटनेट में क्या यूज होता है? नेम स्पेस यूज होता है। सारा यहाँ पे जिस तरह से जावा में बहुत सारा पैकेज है, उसी तरह से डॉटनेट में आपका नेम स्पेस है। ठीक है, और उसी नेम स्पेस के अंदर सारे क्लास को ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। A collection of ready-made reusable class that work with the CLR
Programmers using any of .NET programming language can use these classes to include in their application. Application में यूज करते हैं हम लोग, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा क्लास लाइब्रेरी हम लोग यूज करेंगे। इस फिगर को जरा समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो VB.NET, C#.NET, C++.NET, ठीक है। .NET यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी है। VB.NET, C#.NET, C++.NET क्या यूज करेगा, चाहे वो VB.NET हो, C#.NET हो या C++.NET हो, जिसको मैंने बोला माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++.NET, ये क्या यूज करेगा, .NET क्लास लाइब्रेरी यूज करेगा ना। और फिर यहीं पे आपका काम क्या करेगा, .NET कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CLR क्या वर्क करेगा, CLR। और यहीं पे आपका क्या है, कॉमन मशीन लैंग्वेज एग्जीक्यूटेबल, ये एग्जीक्यूटेबल सोर्स कोड है, ये एग्जीक्यूटेबल क्या है, सोर्स कोड है, ठीक है। CLR का काम क्या है, CLR का काम है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखो जावा प्रोग्राम को जब कंपाइल करते हो तो क्या क्रिएट होता है, क्लास फाइल। और क्लास फाइल को जब तुम इंटरप्रेट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो तो किस में कन्वर्ट होता है, मशीन कोड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो कंपाइलर है, ठीक है, VB.NET का जो कंपाइलर है, .NET का जो कंपाइलर है, वो सबसे पहले आपके सोर्स कोड को हाई लेवल, आप जो सोर्स कोड लिखे हैं हाई लेवल सोर्स कोड है, उसको एक कोड में कन्वर्ट करता है। डायरेक्ट सुनो, पहले डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं करता है, किस में कन्वर्ट करता है, इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, वो आगे होगा MSIL ना, यानी इंटरमीडिएट लैंग्वेज उसको हम लोग कहते हैं। जैसे हमारा जावा प्रोग्राम कंपाइल करके क्लास फाइल क्रिएट करता है, उसी तरह से हमारा .NET एप्लीकेशन भी कंपाइल होके एक इंटरमीडिएट सोर्स कोड जनरेट करता है, उसी को MSIL कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर कहीं होगा, देखो यहाँ पर मैंने बोला था कि CLR आगे लिखा हुआ है, ठीक है, CLR आगे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द एग्जीक्यूशन इंजन ऑफ .NET फ्रेमवर्क, जैसे जावा में JVM काम करता है, where all .NET एप्लीकेशन एग्जीक्यूट अंडर द सुपरविजन ऑफ CLR, ठीक है। CLR ही मेन कंट्रोलर होता है। CLR इज द हार्ट ऑफ .NET फ्रेमवर्क, इट इज ए .NET इक्विवेलेंट ऑफ जावा वर्चुअल मशीन, ये JVM की तरफ वर्क करता है। आ गया, इट इज ए रन टाइम कन्वर्ट ए MSIL, जैसे JVM तुम्हारा क्लास फाइल को किस में इंटरप्रेट करता है, किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में। मशीन कोड, JVM का काम क्या है, बाइट कोड को रीड करके किस में कन्वर्ट करना, मशीन कोड में। उसी तरह से यहाँ पर CLR का काम है, MSIL जो कोड है, कंपाइल किया हुआ कोड है, वो किस में कन्वर्ट होगा, मशीन में। पढ़ो, it is the runtime that converts a MSIL Microsoft Intermediate Language code into the machine language code, ठीक है। यानी तुम कह सकते हो कि what is the main purpose of CLR, the main purpose of CLR is used to convert MSIL code into machine code, ठीक है। जैसे आप जावा में एक चीज याद करो, JRE होता है ना, पूरे JRE को कौन मैनेज करता है, JVM, ठीक है। उसी तरह से पूरे यहाँ पे .NET का जो मेन यहाँ पे हर्ट कहा जाता है, वो पूरे कंट्रोल करेगा, किसके सुपरविजन में होगा, तो CLR के सुपरविजन में होगा। अब यहाँ पे VB.NET का कंपाइलर है तो VBC है, क्या नाम है कंपाइलर का, VBC। जैसे जावा सी के द्वारा तुम कंपाइल करते हो ना, उसी तरह से अगर VB.NET के प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहोगे तो क्या यूज करोगे, VBC। VBC के द्वारा जब कंपाइल करेंगे तो किसमें कन्वर्ट, डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगा, नहीं, वो किसमें कन्वर्ट करेगा, MSIL कोड में। और MSIL कोड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो साथ में जब उसको फिर CLR के द्वारा जब हम लोग उस इंटरनली उसको
जब कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, सीएलआर के थ्रू मशीन कोड में, तब वहीं पे EXE फाइल जनरेट होता है। जैसे जावा में JRE फाइल, जार फाइल जनरेट होता है, उसी तरह से यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है, EXE होता है। कोई तुमसे पूछेगा कि जावा में एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होता है, क्या बताओगे, जार फाइल। जार फाइल क्रिएट किए हो जावा में, हाउ डू यू क्रिएट जार फाइल, जावा आर्काइव इसका फुल फॉर्म होता है। जावा में अगर विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, तो एक जार फाइल बनाना होगा, उस पर डबल क्लिक करोगे तो तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल डबल क्लिक करते हो ना, एग्जीक्यूट कर जाता है ना, उसी तरह से जावा में जार फाइल, और यहाँ पर तो EXE फाइल और सेटअप फाइल भी क्रिएट होगा .NET। तो MSIL कोड आप समझ गए होंगे, आगे लिखा हुआ भी होगा, वही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट इज .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी, वही चीज, क्लास लाइब्रेरी का क्या यूज है, इट प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनलिटी ऑफ .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। अब क्लियर है कि .NET फ्रेमवर्क जो भी फंक्शनलिटी को प्रोवाइड करेगा वो क्लास लाइब्रेरी के हेल्प के थ्रू ही ना करेगा। आप क्लास लाइब्रेरी अगर आप यूज नहीं करेंगे तो वर्क कैसे परफॉर्म होगा। तो क्लियर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं FCL फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। इट प्रोवाइड्स द कोर फंक्शनलिटी ऑफ .NET फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। FCL contains huge collection of classes, interface and value type। सारा डेटा टाइप 12-13 डेटा टाइप्स है, सारे डेटा टाइप्स को एज ए क्लास के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। जावा में मालूम है ना 8 जो डेटा टाइप है, 8वां डेटा टाइप का रैपर क्लास होता था ना, इंट का इंटीजर होता था, कैर का कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पर भी 12 या 13 है, ठीक है। सारे डेटा टाइप को क्लास में कन्वर्ट किया गया है, और वो सारा क्लास सिस्टम नेम स्पेस में है। जैसे java.lang पैकेज में सारा रैपर क्लास होता है ना java.lang पैकेज में, उसी तरह से सारा जितना भी डेटा टाइप का क्लासेज है वो सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है। सिस्टम डॉट इंटीजर, सिस्टम डॉट कैरेक्टर, सिस्टम डॉट फ्लोट, ठीक है। FCL is organized in a hierarchical tree structure and it is divided into namespace। आ गया पूरा लाइब्रेरी। FCL जो है वो किस में बटा हुआ है, किस में डिवाइड किया गया है, जावा का क्लास लाइब्रेरी किस में बटा हुआ है, पैकेज में। मोर देन 1 पैकेज है ना। आप अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अब जब JDBC कनेक्टिविटी करते हैं तो हम java.sql पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ नेटवर्किंग का यूज करते हैं तो java.net यूज करते हैं, स्विंग कंपोनेंट यूज करते हो तो javax.swing यूज करते हो। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम नेम स्पेस को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो सारा क्लास लाइब्रेरी जैसे जावा में पैकेज में है, उसी तरह से यहाँ पर किसमें डिवाइड किया गया है, नेम स्पेस में डिवाइड किया गया है। द क्लासेज आर एक्सेस बाय नेम स्पेस। जो आप याद करो जावा में जो पैकेज इंपोर्ट करते थे उस पैकेज का क्लास हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। अगर तुम जानते हो कि स्कैनर क्लास किस पैकेज में है, यूटिल पैकेज में है, तो यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करते हो और स्कैनर क्लास को क्या करते हो, यूज करते हो। तुमको मालूम है कि डेटा इनपुट स्ट्रीम IO पैकेज में है, तो डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास को तभी यूज करोगे जब IO पैकेज को क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। उसी तरह से .NET का जो भी क्लास तुम यूज करोगे, आपको वो क्लास जिस नेम स्पेस में अवेलेबल होगा उस नेम स्पेस को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। वही चीज कह रहा है यहाँ पे। द क्लासेज आर एक्सेस बाय नेम स्पेस विच रिसाइड विद इन द असेंबली, ठीक है। जो असेंबल करके रखा गया है वो असेंबली के अंदर बहुत सारा नेम स्पेस है। The FCL classes are object oriented and easy to use in program development, ठीक है। वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है ही। CLR वही लिखा हुआ है यहाँ पर जो मैंने बताया, ठीक है। एक बार फिर मैं पढ़ देता हूं। It is the execution engine of .NET framework where all .NET application execute under the supervision of CLR, ठीक है। The CLR is the heart of .NET framework, जैसे JVM है। It is a .NET equivalent of
JVM. It is runtime that convert AMSIL code into machine code, which then executed. In other words, the CLR is the key component of .NET framework. CLR हमारा key framework है. It is a common compiler for all Microsoft programming language. सभी मैंने बोला कि चाहे वो ASP.NET हो, VB.NET हो, C#.NET हो, F# हो, सभी के लिए CLR काम करेगा. It compiles all Microsoft language to one machine language. The CLR allows programmer to write code in different Microsoft language of their choice. CLR allow करता है कि आप किसी भी Microsoft language select कर लो जो .NET based है, चाहे वो C#.NET हो, VB.NET हो, Visual C++ हो, ठीक है, वो वही वर्क करेगा. अब इसका सारा काम है. अब CLR मेन कंट्रोलर है तो CLR का सर्विसेज है, सारा कुछ CLR करेगा. लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, मेमोरी आइसोलेशन. अब JVM का केवल क्या काम है कि केवल JVM का काम यही है कि बाइट कोड को रीड करके मशीन कोड में कन्वर्ट करना. JVM का तो बहुत सारा फंक्शन है. मेन कंट्रोलर है JVM. हर ऑपरेटिंग सिस्टम JVM को सपोर्ट करता है. यही कारण तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. ठीक है. बाइट कोड वेरीफायर है, क्लास लोडिंग के लिए वर्क करता है जावा में. उसी तरह से ये है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड, मेमोरी आइसोलेशन फॉर एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ टाइप सेफ्टी, कंपाइलेशन ऑफ IL. IL कहने का मतलब इंटरमीडिएट लैंग्वेज इनटू नेटिव एग्जीक्यूटेबल कोड. ये देखो एक ही कंपाइलेशन ऑफ इंटरमीडिएट लैंग्वेज, यानी जो MSIL कोड है, ठीक है, कंपाइल करने के बाद वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा, एग्जीक्यूटेबल कोड में. प्रोवाइडिंग मेटा डेटा. मेटा डेटा मैं बताऊंगा, आप जानते भी होंगे. डेटा अबाउट डेटा, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी, मैनेजिंग एक्सेप्शन एंड एरर, प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डिबगिंग एंड प्रोफाइलिंग. ठीक है, सारे चीज को आपको CLR ही मैनेज करता है. ठीक है, तो हम लोग यहां तक अभी CLR तक ही रखते हैं. ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूं जो आप इंस्टॉल कीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर CTS, यानी जो जावा में डेटा टाइप है वही है. देखो वो चीज लिखा हुआ है. मैंने क्या बोला था कि जावा यहाँ पर .NET में जो भी डेटा टाइप है ये भी क्लास में है. दैट इज कॉल्ड CTS, कॉमन टाइप सिस्टम. system.byte, बाइट क्लास है, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर है. int 16, int 32, int 64. ठीक है, तो int 16 और 32, 64 कहने का मतलब जावा में याद करो तुम, int होता था, शॉर्ट होता था, पहले बाइट होता था, फिर क्या होता था, शॉर्ट, फिर int, फिर लॉन्ग. सभी इंटीजर टाइप के ही वैल्यू को रखता था ना. उसी तरह से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर int 32 कहूँ, int 64 कहूँ, तो int 64 तुम्हारा लॉन्ग हो गया, int 32 तुम्हारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया, int 16 क्या हो गया, शॉर्ट हो गया. शॉर्ट डेटा टाइप. तो शॉर्ट नाम का क्लास नहीं है. क्लास किस नाम से है, int 16 नाम से क्लास है. इंटीजर नाम का क्लास नहीं है, int 32 के नाम से है. लॉन्ग नाम का क्लास नहीं है, int 64 के नाम से है. हाँ, सिंगल डेटा टाइप यानी फ्लोट. यहाँ फ्लोट टाइप का डेटा टाइप नहीं है जावा की तरह, सिंगल है. और जैसे जावा में डबल डेटा टाइप होता था उसी तरह से यहाँ पर भी डबल डेटा टाइप है. ठीक है, ऑब्जेक्ट भी डेटा टाइप है, यहाँ पे कैर भी डेटा टाइप है. जिस तरह से जावा में कैर का साइज 2 बाइट होता था उसी तरह से .NET में भी कैर का साइज 2 बाइट होता है, क्योंकि यूनिकोड को सपोर्ट करता है. यूनिकोड का साइज 2 बाइट होता है, तुमको मालूम है. स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, डेसिमल डेटा टाइप होता है. ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो डेटा टाइप, लार्जेस्ट डेटा टाइप है वो डेसिमल ही है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, बुलियन वैल्यू, ट्रू और फॉल्स. अभी इसमें बहुत सारा है. देखो आगे मैंने बोला था कि MSIL के बारे में बताऊंगा, लिखा हुआ है उसके बारे में. क्लास लाइब्रेरी फिर है. देखो यहाँ पर व्हाट इज कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन. कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है. व्हाट इज विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, व्हाट इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन, व्हाट इज विजुअल बेसिक मोड.
ठीक है, व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर, डिस्क्राइब द आईडी कंपोनेंट, ये डॉटनेट टर्मिनोलॉजी है। अब ये डॉटनेट नेम स्पेस जितना यूज करना है हम लोग को, ठीक है। अब चलो तुम यहाँ पे यही तुम्हारा विजुअल स्टूडियो 19 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी तुमको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, जिस तरह का जो प्रोजेक्ट करना होगा, VB.NET का प्रोजेक्ट करना है कि C#.NET का प्रोजेक्ट करना है कि विजुअल C++ का करना है, तो आपको यहाँ पे करना होगा क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। ये सब बना हुआ प्रोजेक्ट है तो इधर दिखा रहा है। अब वो 2 मिनट रहेगा नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको किसमें प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, किसमें प्रोजेक्ट बनाना है, आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। अब विंडो फॉर्म .NET फ्रेमवर्क विजुअल बेसिक है, C# करोगे तो C# होगा, विजुअल बेसिक करोगे तो यहाँ पर विजुअल बेसिक में कौन सा एप्लीकेशन, तो यहाँ से देखो सिलेक्ट करो, देखो इतना सारा है, पाइथन का भी प्रोग्राम इसमें एग्जीक्यूट करेगा। मैंने बोला है 40 लैंग्वेज, ठीक है। F#, जावा का प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, इतना फैसिलिटी दे दिया है। तो तुमको करना है C#, नहीं तुमको करना है विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक सिलेक्ट करोगे, कौन सा एप्लीकेशन तुमको बनाना है, एंड्रॉयड बनाना है तो एंड्रॉयड बनाओगे, ठीक है। देख रहे हो तुमको विंडोज बनाना है तो विंडोज बनाओगे, ठीक है, विंडोज। अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो डेस्कटॉप, ठीक है, यहाँ पे किस तरह का एप्लीकेशन बनाना है, तो अभी मुझे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है। अब ऐसा है कि अब जैसे अब इसमें भी मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट दे दिया है, तो अब जो पाइथन का जो बात है वो तो .NET में नहीं ना आ जाएगा। .NET को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसको मिला, विंडो बेस्ड और वेब बेस्ड के लिए। अब सोचिएगा कि मशीन लर्निंग हम जावा में कर ले, .NET में कर लें, तो अब जितना फैसिलिटी उसमें है, अब पाइथन को मशीन लर्निंग के लिए ही बनाया ही गया, तो पाइथन ही यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद मान लो कि विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, तुमको क्या करना है, अभी हम क्या सिखाएंगे, कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन इसका ये यहाँ पे विजुअल बेसिक का। इसके बाद तुमको क्या करना है, नेक्स्ट, ठीक है। नाम दो कंसोल एप्लीकेशन का, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं हम, ठीक है, माई कंसोल। माई कंसोल बाय डिफॉल्ट लोकेशन ये है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन से काम नहीं चलेगा। हम लोग कहाँ जाएंगे, ब्राउज करें, जो फोल्डर हम बनाए हैं उस फोल्डर में जाना चाहते हैं, तो आप जाइए यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाओ, डेस्कटॉप पे चले गए, डेस्कटॉप पे जाने के बाद तुम जाओ, कहाँ माई क्लास था, माई क्लास कहाँ गया जी, माई क्लास। माई क्लास के अंदर तुमको जाना है सीमेज ऑनलाइन, सीमेज ऑनलाइन के अंदर जाओ, इसमें फोल्डर क्या बनाए हैं हम, VB.NET, VB.NET इसके अंदर, और इसके अंदर हम हर तरह का जो प्रोजेक्ट बनाएंगे एक न्यू फोल्डर रख दिए, इसके अंदर कंसोल रहेगा, कंसोल समाप्त होगा तो विंडो में आएंगे, कंसोल, कंसोल इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, सिलेक्ट ए फोल्डर, आ गया कंसोल के अंदर। अब सॉल्यूशन नेम जो भी हो, माई कंसोल, तो माई कंसोल बाय डिफॉल्ट
जिस नाम से प्रोजेक्ट नेम रहेगा उसी नाम से जनरली सॉल्यूशन नेम ही देना चाहिए। क्रिएट, दे सकते हो, इसे एक्सेप्ट करता है। आप एट ए टाइम एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, डिफरेंट प्रोजेक्ट अलग अलग आईडी में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अटेंडेंस तो आज ऐसे ही हम बना लेते हैं, लिंक अभी नहीं आया है अटेंडेंस वाला, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हाँ बोलो जी, राहुल कुमार। सर ये जो विजुअल स्टूडियो आप जो रन करवा रहे हैं, हम्म, इसमें और जो विजुअल स्टूडियो कोड जो हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते थे उसमें क्या डिफरेंस है? कहाँ किस में लिखा था? विजुअल स्टूडियो कोड सर। वो तो एडिटर है जी, एडिटर। ये कहाँ सॉफ्टवेयर है, ये तो इसमें विजुअल स्टूडियो है ये, और वो तो एडिटर है। ओ, जैसे नोटपैड प्लस प्लस एडिटर है, सबलाइम एडिटर है, उसी तरह से वो एडिटर है। दोनों को एक ही साथ कंपेयर कर दिया तो। ओके सर। हाँ सर, बस ओवर कर रहे हैं। चलो, अभी सिस्टम जवाब दे रहा है। .NET के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हो गया है। अब इसमें क्या कहते हैं, उसको लगाना पड़ेगा। क्या होता है ना जी, रैम से खास नहीं ना, हार्ड क्या कहते हैं, SSD। हाँ वो लगाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम करेंगे। अब लॉ सर का क्लास है। अब हम यहाँ पे इसको PDF तो पढ़ना नहीं है, PDF भेज दीजिए सर। PDF तो भेज ही देंगे, पहले क्लास रेगुलर करो।